अगर हम भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा 144 करोड़ लोगों का ये देश है और आज भी हमारा आयात बहुत सारी चीज़ों में बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमारी इंडस्ट्रीज़ का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। ये बहुत कुछ बताता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। नहीं तो इतने बड़े देश में जहाँ पे हम मैन पावर की बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, उस समय जब हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कंपनियां बंद पड़ी हैं या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है और जो कंज्यूमर्स हैं वो इम्पोर्टेड चाइनीज़ माल खा रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो बाज़ार को चाहिए वो हम नहीं बना रहे और जो हमारे कंज्यूमर चाहते हैं वो आयात हो रहा है। जब हम अपने बाज़ार को ही नहीं समझ पाए, उसकी ज़रूरतों को ही नहीं समझ पाए, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होगी। और जब हम अपने देश को नहीं खिला पा रहे तो हम दुनिया के लिए हम कहते हैं हम वर्ल्ड मार्केट में एंटर करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में फंडामेंटल फ्लॉज हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। भारत सरकार ने अनाउंस किया कि हम ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लेके आ रहे हैं और पूरे देश में ग्रीन हाइड्रोजन पे काम होगा। अब मुझे ये बताइए कितने इंस्टीट्यूट हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं? क्या आपके यहाँ पे कोई ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड काम कर रहे हैं? आपको उसके लिए इलेक्ट्रोलाइज़र चाहिए, क्या ऐसी कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो इलेक्ट्रोलाइज़र पे काम कर रहे हैं? मैंने तो नहीं सुना। उसके लिए आपको मेम्ब्रेन्स चाहिए, स्पेशलिटी मेम्ब्रेन, क्या आपके यहाँ पे पॉलीमर के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो उस मेम्ब्रेन पे काम करें? वो भी मैंने नहीं देखा। कहने का मतलब ये है कि हम अनाउंसमेंट तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, सरकार उसमें पैसा भी डिवोट करने को तैयार है, लेकिन उस मिशन को पूरा करने के लिए जो आपको ब्रेन पावर चाहिए, मतलब ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वो कहाँ है? तो अल्टीमेटली होता ये है कि फिर कंपनियां इधर उधर से पूरी दुनिया में घूमती हैं, कंपोनेंट्स खरीद के लाती हैं, यहाँ पे असेंबल करती हैं और फिर कहती हैं ये दिस इज मेक इन इंडिया। ये बात हमें समझनी होगी। इसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं कि समाज में कंज्यूमर्स का एस्पिरेशन बदल रहा है, आज हम ईवीज की बात कर रहे हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ ईवीज की बात हो रही है, हम ड्रोन की बात कर रहे हैं, कहाँ पे ड्रोन्स की बात हो रही है। इवन कंप्यूटर गेम्स और मोबाइल गेम्स अपने आप में बहुत बड़ा बाजार और बिजनेस है। कितने इंस्टीट्यूट्स हैं हिंदुस्तान में जो कंज्यूमर गेमिंग सिखाते हो कि वो सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन किए जाए। जहाँ तक कितनी बेरोज़गारी है उसके आंकड़े भी अलग अलग आते रहे हैं। हिंदुस्तान में भी काफ़ी रहे हैं। अमेरिका में जो है अलग अलग एजेंसीज भी करती हैं, कोई कहता है 8% है, कोई कहता है 15% है, कोई कहता है 25% है। अलग अलग आंकड़े आते हैं, उनके मापदंड अलग अलग हैं। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को या स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखते हैं तो उससे कम हो जाते हैं, उसको नहीं देखते हैं तो बढ़ जाते हैं। तो आंकड़े आकलन करना तो एक बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि कोई भी उसको क्वेश्चन कर सकता है। पर सरकार को मेरे विचार में बजट अब आ रहा है, ये देखना ज़रूरी है कि कुछ उन्होंने नीतियाँ लाए थे, जैसे लेस गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की, जिसमें उन्होंने काफ़ी हद तक रोज़गार जो गवर्नमेंट से क्षेत्रों में होता है, महकमों में होता है, उसके ऊपर रोक लगा रखी थी। मेरे विचार में करीबन 35% से 60% वैकेंसीज़ अलग अलग महकमों में, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, इंडस्ट्री हों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हों, सब में पड़ी हैं, जो मोदी जी ने 2 साल पहले कुछ उस पर कार्रवाई शुरू करी, पर अभी भी उसमें कोई नियुक्तियां नहीं हुई हैं। तो जैसे ही वो थोड़ा रोज़गार बढ़ेगा, थोड़ा रिलीफ लोगों को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी कम करके फंक्शन नहीं कर सकती है। कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे होना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखना ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हिंदुस्तान का कम क्यों हो रहा है। जहाँ पे हम जीडीपी का क्षेत्र को डिवाइड करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही आ रहा है। उसका मेजर कारण ये है कि एक तो जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से आ रहे हैं, वो उनकी प्राइसिंग कम होने की वजह से वो आगे रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहा। दूसरा, सरकार की जो कुछ पॉलिसीज़ हैं, जैसे पहले आईडीबीआई क्रिएट किया गया, सिडबी क्रिएट किया गया, बड़े अच्छे रहे 60-70 के दशक में, पर अब वो सारा काम बैंकों को, एनबीएफसीओ को दे दिया गया है। वहाँ से क्रेडिट मिलता नहीं है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री है आपकी,
तो आपको आराम से क्रेडिट मिल जाएगा, साँठ-गाँठ बनी हुई है तो मिल जाएगा, नहीं मिली है तो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो वो पैसा मिलता नहीं है, तो नए क्षेत्र में आना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए पॉलिसीज़ और उसके अंतर्गत चाहे वो पीएलआई स्कीम्स हों और हो, वो पैसा दिया जाए। तीसरा, जैसे अरुण जी भी कह रहे थे, एग्रीकल्चर क्षेत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिंदुस्तान का करीबन 60 से 65% जनता लगी हुई है। उसके अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको महकमा दिया जाए, जेम पोर्टल पे उनको इंटीग्रेट किया जाए ताकि उनका सामान बिक सके और ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। नाबार्ड में देखने में आ रहा है पिछले 3 साल में पैसा जो एलोकेट किया जाता है वो पैसा अनयूटिलाइज्ड रहता है। तो ऐसे जब एलोकेशन की जाती हैं वो अनयूटिलाइज नहीं रहनी चाहिए। उन सरकारी ऑफिसर्स के ऊपर कड़े कदम उठाने चाहिए जो उस पैसे को ठीक ढंग से लगाने के ऊपर नहीं लगते हैं, ताकि वो जब पैसा लगेगा लोगों के अंदर रोज़गार आएगी। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में रोज़गार का मतलब है सरकारी नौकरी। प्राइवेट जॉब्स ही रहती हैं, रोज़गार नहीं बन पाते हैं क्योंकि उससे सिक्योरिटी मिलती है, सस्टेनेबिलिटी मिलती है, जो एक प्राइवेट जॉब में सिर्फ आप एफिशिएंट रहें तभी मिल पाती है, अदरवाइज़ नहीं मिल पाती है। मुझे लगता है मुद्रा लोन में अगर 50-60 हज़ार का एवरेज लोन आ रहा है जो बांटे गए हैं, तो उस लोन के ऊपर कितने लोगों को रोजगार मिला, ये कहीं मॉनिटरिंग हमसे लगता है कि छूट गई है। आपको भी लगता है ऐसा कि छूट गई है कि मॉनिटर नहीं हो पा रहा हो? शरद जी, एक चीज़ मैं कहूँगा, जो ये 6 करोड़ और 60 लाख है ना, उसमें जो माइक्रो यूनिट्स हैं वो 6 करोड़ हैं। हाँ, स्मॉल और मीडियम है वो 6 लाख मैं है। सारे एमएसएमईज को मिला के पर माइक्रो की मैं बात कर रहा था, क्योंकि मीडियम सेक्टर और स्मॉल सेक्टर तो फिर भी अपना थोड़ा ध्यान रख लेते हैं, माइक्रो सेक्टर बहुत बुरी तरह पिट रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो माइक्रो यूनिट है उसको हमें सेपरेट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने कहा 11 करोड़ लोग तो माइक्रो में एम्प्लॉयड हैं, तो स्मॉल और मीडियम में अलग चीज़ है, पर ये सबसे ज़्यादा 97.5% एम्प्लॉयमेंट माइक्रो यूनिट्स में है। वहीं पे आपने बिल्कुल सही कहा, वहाँ पे एवरेज में 1.7 का एम्प्लॉयमेंट है। अगर एक का भी एम्प्लॉयमेंट और जोड़ देंगे तो 11 करोड़ और आपके जो है बढ़ सकते हैं। तो इसलिए वो बहुत अहम है, तो इसीलिए मैंने वो बात रखी। दूसरी बात ये कि जब डिमांड कम होगी, जो आपने कहा ना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आरबीआई का आंकड़े जो आता है वो संग्रहित क्षेत्र का आता है, वो दिखा रहा है कि ये करीब 70 और 75% के बीच में घूम रहा है पिछले 6-7 साल से। तो वो जब 80-85 जाएगा तब इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट हमारा 2012-13 में 36.5% था, वो गिर के 30% रह गया। वो बढ़ जाएगा तो वो भी एक फ़ायदा है। तो डिमांड कहाँ से आएगी? जब नीचे के लेवल पे हम जो है इनकम्स देंगे, तो उसमें माइक्रो सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, वहाँ पे डिमांड होगी तो वो पूरा का पूरा खर्च होगा। अगर अमीर के हाथ में पैसा जाता है तो 5% ही खर्च करता है, 95% बचा लेता है, तो डिमांड उससे जो कंजम्पशन डिमांड नहीं, इसीलिए कंजम्पशन का शेयर जीडीपी में गिर रहा है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी टेक्नोलॉजी की बात है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमारा 80% इन्वेस्टमेंट संग्रहित क्षेत्र में जा रहा है और वहाँ पे मैकेनाइजेशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो और भी ज़्यादा घबराहट हो रही है। तो जो कृषि है, जैसे मैंने बताया, उसमें भी मैकेनाइजेशन हो रहा है, इसलिए वहाँ पे भी काम नहीं पैदा हो रहा। तो ये जो समस्या है वो टेक्नोलॉजी की है, वो हमारे इन्वेस्टमेंट पैटर्न की है, और फिर डिमांड की है, जिसके वजह से कि ये रोज़गार पैदा नहीं हो